सेवियर एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं बाबूराम आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बच्चों क्लास 11th की सेकंड यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना। बच्चों इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले जो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चों कि आखिर हमें इस यूनिट को पढ़ना क्यों है। तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे परमाणु के बारे में। किसके बारे में बच्चों? परमाणु के बारे में। तो बच्चों परमाणु की जो खोज है, जो रहस्य था, वो धीरे धीरे बच्चों क्या हुआ कि सभी साइंटिस्ट उस पर प्रयोग करने लगे। तो आपने बच्चों प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा या प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा डाल्टन का परमाणुवाद। तो बच्चों सबसे पहले डाल्टन ने परमाणु को समझाने के लिए एक प्रयास किया था, हालांकि वो गलत रहा, मतलब समय के साथ साथ वो गलत सिद्ध हुआ। उसने बताया था कि अविभाज्य कण होता है, लेकिन आपको मालूम हुआ कि बच्चों उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि परमाणु के जो अवयवी कण हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनकी डिस्कवरी, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सभी की खोज, नाभिक की खोज। फिर बच्चों परमाणु के मॉडल्स, मतलब परमाणु को समझाने के लिए किस तरह के मॉडल्स का प्रयोग किया गया, आधुनिक परमाणु मॉडल। और साथ साथ में बच्चों इस चैप्टर में हम जानेंगे कि जो इनके साथ साथ कुछ डिस्कवरियां और हुई थी, जैसे बच्चों ड्यूअल नेचर, इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति, द्विक प्रकृति, पदार्थ की द्वैती प्रकृति। तो इन सभी का बच्चों हम इस चैप्टर में जिक्र करेंगे। तो आज हम बच्चों बात करेंगे परमाणु की। तो बच्चों परमाणु के बारे में सबसे पहले बच्चों 600 ईस्वी पूर्व में महर्षि कणाद ने बताया था कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है बच्चों, लेकिन इसकी जो परमाणु के बारे में जो बेटर जानकारी मिली बच्चों, जो परमाणु के बारे में समझाने का नियम दिया बच्चों, वो था डाल्टन का नियम। किसका बच्चों? डाल्टन का परमाणुवाद। तो बच्चों डाल्टन का परमाणुवाद से हम स्टार्ट करेंगे और आज हम बच्चों इस वीडियो में जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज तक, यानी कि आज हम पढ़ेंगे कैथोड किरणों। तो बच्चों डाल्टन्स के अनुसार जो था बच्चों कि इन्होंने बताया था कि परमाणु जो होता है बच्चों, वो पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कण होता है। कैसा होता है? अविभाज्य कण होता है। चलिए बच्चों मैं इसको एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ डाल्टन का। तो डाल्टन ने बताया था कि ये पदार्थ का अविभाज्य कण होता है। कैसा होता है बच्चों? अविभाज्य कण होता है। पहला पॉइंट ये बताया था, लेकिन बच्चों ये फेल हो गया। कैसे कि सभी परमाणुओं में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब वो विभाजित होता है, सबसे छोटा नहीं है। इसके अंदर भी क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। उसके बाद बच्चों इसने बताया था कि एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। सभी परमाणु कैसे होते हैं बच्चों? समान होते हैं। क्लियर बच्चों? दूसरा पॉइंट ये बताया था कि एक ही तत्व के सभी परमाणु कैसे होते हैं? समान। लेकिन बच्चों जो आइसोटॉप्स होते हैं, जैसे 1H1, 1H2 और 1H3, मतलब जो समस्थानिक होते हैं, क्या होते हैं बच्चों? समस्थानिक। इनके परमाणु बच्चों कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। इसका मतलब बच्चों जो इसका दूसरा पॉइंट था कि एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, वो भी क्या हुआ बच्चों? आपका फेल हो गया। पॉइंट नंबर थर्ड बच्चों कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु कैसे होते हैं बच्चों? भिन्न होते हैं। लेकिन बच्चों आइसोबार जो होते हैं, जो समभारिक होते हैं, जैसे आप कार्बन के देख लीजिए, कार्बन के कैसे होते हैं बच्चों? ये देखिए बच्चों 6 नाइट्रोजन 14 और एक होता है बच्चों आपका कार्बन 14। क्या होता है? कार्बन 14। तो आप देखिए बच्चों इन दोनों का परमाणु भार कैसा है? समान है। इसका भी 14 और इसका भी 14। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भी बच्चों कैसे हो सकते थे? समान हो सकते थे। आर्गन बच्चों एक होता है आर्गन 40, 18 आर्गन 40, एक होता है 20 कैल्शियम 40। तो इनके बच्चों परमाणु भार आप देख रहे हैं कैसे थे? समान थे। तो यहाँ पर भी ये बच्चों नियम कैसे हो गया? फेल हो गया। नेक्स्ट है बच्चों आपका पॉइंट नंबर 4 ले लीजिए चलो, कि ये निश्चित अनुपात में संयोग कर, निश्चित अनुपात में संयोग कर क्या बनाते हैं बच्चों? अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। ठीक है बच्चों। तो एक चैप्टर होता है बच्चों ठोस अवस्था, जिसमें बताया जाता है कि जरूरी नहीं बच्चों ये निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। जैसे Fe का एक कंपाउंड होता है बच्चों Fe 0.98 और O। तो बच्चों ये एन आइसोट्रोपिक होते हैं। क्या होते हैं? एन आइसोट्रोपिक होते हैं।
इसका बच्चों सही वर्ड आपको बाद में मालूम होगा, फिलहाल यहाँ पर समझ लीजिए कैसे। यहाँ पर देखें FeO अगर होता है तो बच्चों सिंपल अनुपात होता है 1:1। कितना होता है? 1:1। ये कैसा अनुपात था बच्चों? सरल अनुपात। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे हैं ये एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, जैसे यहाँ पर अनुपात कितना बच्चों? 0.9:1। तो ये कैसा अनुपात नहीं है? सरल अनुपात नहीं है। क्लियर बच्चों? तो ये भी पॉइंट आपका क्या हो गया? गलत, कि निश्चित या सरल अनुपात में, किसमें बच्चों? सरल अनुपात में संयोग करके क्या बनाते हैं? अणु। तो काफ़ी बार बच्चों ये अनुपात कैसा होता है? सरल नहीं होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। और क्या था बच्चों? अभिक्रिया में केवल परमाणु भाग लेते हैं, अभिक्रिया में। या एक पॉइंट और था बच्चों, वो ले लीजिए कि पदार्थ न तो नष्ट होता है और न ही उत्पन्न होता है, अर्थात परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये हमने पढ़ा था। तो डाल्टन का जो नियम था हम पहले ही पढ़ चुके थे। मैं बच्चों इसको थोड़ा सा क्लियर कर रहा था कि परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न। लेकिन बच्चों जो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं, उनके द्वारा हम नए परमाणुओं का आविष्कार कर सकते हैं, मतलब नए परमाणुओं का बना सकते हैं। तो बच्चों डाल्टन ने क्या बताया था कि अविभाज्य कण होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज हो गई, फेल हुआ। एक ही तत्व के परमाणु समान होते हैं, तो जो समस्थानिक होते हैं बच्चों, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, ऑक्सीजन के भी हो सकते हैं। काफ़ी तत्वों के बच्चों क्या होते हैं? समस्थानिक होते हैं। तो समस्थानिकों ने बताया कि बच्चों इनके परमाणु भार क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब जो एक ही तत्व, ये हाइड्रोजन के हैं, लेकिन बच्चों ये तीनों तत्व कैसे हैं? भिन्न भिन्न है, समान नहीं है। फिर बताया था बच्चों भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन जो समभारिक थे, ये तो है बच्चों आपके समस्थानिक, ठीक है। और ये कौन से हैं? समभारिक, जिनका भार क्या होता है बच्चों? समान होता है। उनके द्वारा ये फेल हो गया बच्चों। फिर बताया था कि परमाणु सरल अनुपात में क्रिया करके अणु या यौगिक बनाते हैं, लेकिन बच्चों वो एनाइसोट्रोपिक जो कंपाउंड होते हैं वहां पर जाकर फेल हो गया। ठीक है बच्चों। तो बाद में मालूम हुआ बच्चों कि पदार्थ के अंदर बच्चों जो अपरमाणिक कण होते हैं लगभग 35 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 35। जी हाँ बच्चों, डाल्टन ने बताया था कि परमाणु कैसा कण है? अविभाज्य कण है, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन बच्चों आधुनिक जो खोजें हुई हैं, आधुनिक आविष्कारों के अनुसार परमाणु में लगभग 35 अवपरमाणविक कण मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं बच्चों? अवपरमाणविक कण मौजूद होते हैं। इन्हें बोलते हैं बच्चों सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो आप समझ लीजिए बच्चों कि एक परमाणु के अंदर लगभग 35 अपरमाणविक कण होते हैं। ठीक है बच्चों। तो इन अपरमाणविक कणों को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 स्थायी कण, मतलब बच्चों स्टेबल पार्टिकल्स, और दूसरा हो जाएगा बच्चों अस्थायी अपरमाणविक कण, मतलब अनस्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्लियर बच्चों। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो बच्चों केवल स्टेबल परमाणु कणों के बारे में पढ़ेंगे, जो क्या होते हैं बच्चों? स्थायी होते हैं, किसी भी परमाणु के अंदर हमेशा स्थायी होते हैं। तो बच्चों ऐसे 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर बच्चों। तो किसी भी परमाणु के अंदर 3 मौलिक कण पाए जाते हैं, स्थायी कण पाए जाते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ तक क्लियर बच्चों। तो अस्थायी कण में बच्चों बहुत सारे आ जाते हैं, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रिनो, ठीक है बच्चों, मेसान, पाई मेसान पार्टिकल्स होते हैं बच्चों। ये भी 3 तरह के होते हैं, पॉजिट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। बच्चों काफ़ी सारे अस्थायी कण होते हैं। क्लियर बच्चों। तो हम जानेंगे इस चैप्टर में कि स्थायी जो पार्टिकल्स थे, जो स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, उनकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो आइए बच्चों देखते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। इलेक्ट्रॉन की खोज। किसकी खोज बच्चों? इलेक्ट्रॉन की खोज। तो हमारी हेडिंग रहेगी बच्चों, वो क्या रहेगी हमारी? इलेक्ट्रॉन की खोज। क्या रहेगी बच्चों? इलेक्ट्रॉन की खोज। क्लियर बच्चों।
डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों क्या होता है, किस तरीके से डिस्कवरी हुई थी? तो बच्चों फैराडे ने विद्युत विसर्जन नलिका में सबसे पहले प्रयोग करने शुरू किए थे 1830 में। किसमें? 1830 में। इसके बाद बच्चों इन्हीं के साथ साथ 1839 में, 40 में, 59 में जो बाकी के इनके साइंटिस्ट थे जैसे जूलियस पल्कर, ठीक है, गेसर, काफ़ी सारे बच्चों साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी इनके बारे में खोज की थी। तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन के लिए डिस्कवरी की थी वो की थी बच्चों जनरली जूलियस पल्कर ने। किसने की थी? जूलियस पल्कर ने 1859 में। किसने की थी? जूलियस पल्कर ने की थी। तो बच्चों जूलियस पल्कर ने वैद्युत विसर्जन नलिका जो थी उसके अनुसार एक प्रयोग किया था। ठीक है बच्चों, तो डायग्राम आपके सामने है, आप इस डायग्राम को बच्चों अच्छे से देख लीजिए। तो बच्चों क्या किया था, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, तो बच्चों इसमें क्या था कि कांच की जो थी बच्चों एक कैथोड किरण विसर्जन नलिका का प्रयोग किया था। जैसे आप ट्यूब देख पा रहे हैं बच्चों कांच की, ये जो ट्यूब की शेप में है बच्चों इसे बोलते हैं विद्युत विसर्जन नलिका। क्या बोलते हैं बच्चों? विद्युत विसर्जन नलिका। ठीक है बच्चों, इसकी लेंथ जो थी बच्चों वो लगभग 60 सेंटीमीटर लंबी थी। कैसी थी बच्चों? 60 सेंटीमीटर लंबी थी। इसके दोनों सिरों पर बच्चों धातु के 2 इलेक्ट्रोड आप देख पा रहे हैं, एक कैथोड और एक बच्चों एनोड। ठीक है, आप इसमें बच्चों एक देख रहे होंगे निर्वात पंप। क्या देख रहे हैं बच्चों? निर्वात पंप। तो निर्वात पंप में बच्चों क्या हुआ है कि जो आपका निर्वात पंप है इसका प्रयोग बच्चों क्या किया था कि प्रेशर को कम करने के लिए, मतलब ये जो प्रैक्टिकल किया गया था बच्चों ये किया गया था निम्न दाब पर। किस पर बच्चों? निम्न दाब पर। ठीक है, और निम्न दाब पर। और बच्चों इसमें जो आप देख पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की गई है वो जो हाई वोल्टेज है वो किया गया था बच्चों 10,000 वोल्टेज के आसपास, लगभग 10,000 वोल्टेज तक इसमें प्रवाहित किया। और प्रवाहित करने पर उन्होंने देखा कि कैथोड से कुछ किरणें निकलती हैं जिन्हें क्या कहते हैं बच्चों? कैथोड किरणें बाद में नाम दिया गया। यहाँ तक क्लियर बच्चों? तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो बच्चों डायग्राम में आपने देखा कि कांच की एक वैद्युत विसर्जन नलिका थी। कांच की क्या थी बच्चों? एक वैद्युत विसर्जन नलिका। यहाँ पर बच्चों आपने देखा, मान लीजिए कैथोड पॉइंट है। क्या है? कैथोड पॉइंट था और यहाँ पर एक एनोड था। क्या था बच्चों? एनोड। साथ में ऊपर या नीचे आपने देखा होगा, नीचे था डायग्राम में, तो मैं ऊपर बना देता हूँ बच्चों। ये था आपका वैक्यूम पंप। क्या था? वैक्यूम पंप। मतलब यहाँ पर एक सक्सेशन पंप है। ये क्या काम करेगा बच्चों? अंदर की जो वायु है उसको क्या करेगा? बाहर निकाल लेगा। और साथ में बच्चों आपने देखा था कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बच्चों क्या थी? वो प्रोड्यूस की गई थी। ठीक है बच्चों, अब हुआ क्या, जब आपने ये था मान लीजिए कैथोड और ये क्या था? एनोड। ठीक है बच्चों यहाँ तक? तो जब इसमें बच्चों प्रेशर कितना बताया था मैंने? प्रेशर बताया था बच्चों 10 की घात माइनस लगभग 3 या 10 की घात माइनस 2 से 10 की घात माइनस 3 मरकरी के ताप पर। ठीक है बच्चों, और इसमें कितनी वोल्टेज प्रवाहित की? लगभग 10,000 वोल्टेज प्रवाहित की। और ऐसा करने पर क्या देखा गया कि बच्चों यहाँ से कुछ किरणें निकलती हैं जो कहाँ चलती हैं? सीधी रेखा में चलती हैं। कहाँ चलती हैं बच्चों? सीधी रेखा में चलती हैं और सामने की तरफ चलती हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि जब इलेक्ट्रॉन चलता है या किरणें चलती हैं तो क्या हम इन्हें देख सकते हैं? नहीं बच्चों। क्या हम जनरली ना आंखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो फिर ये कैसे मालूम हुआ कि ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं? तो बच्चों हुआ क्या, कुछ पदार्थ होते हैं, मान लीजिए बच्चों आपके हाथ में एक बॉल है और बॉल पर बच्चों क्या लगी हुई है? धूल वगैरह लगी हुई है, वो गंदी है थोड़ी सी। अगर आप उसे किसी दीवार पर मारते हैं तो क्या दीवार पर स्पॉट बनेंगे बच्चों धूल वगैरह के? तो जिस प्रकार से दीवार पर बच्चों धूल वगैरह के स्पॉट बनते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बच्चों एक पदार्थ होता है जिसको हम बोलते हैं जिंक सल्फाइड। क्या बोलते हैं? जिंक सल्फाइड। तो बच्चों जिंक सल्फाइड की लेपिंग की जाती है इस तरफ। ठीक है, ये फ्लोरोसेंट मटेरियल होते हैं, मतलब जब इन पर कोई पदार्थ पड़ेगा, जब यहाँ से किरणें जाकर टकराएंगी तो वो बच्चों क्या होगा? आपको चमक उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी बच्चों? चमक उत्पन्न होगी। क्लियर बच्चों? अगर हम थ्योरी की बात करें यहाँ से बिल्कुल सिंपल है बच्चों कि कितने लंबी बताई थी बच्चों? 60 सेंटीमीटर लंबी बताई थी। अब सारे वर्डों को एक बार लिख लेते हैं। क्या? सन 1859 में जूलियस पल्कर ने
60 सेंटीमीटर लंबी, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? वैद्युत विसर्जन नलिका। क्या बोलते हैं? वैद्युत विसर्जन नलिका। जनरली बच्चों क्या होगा, जो कांच होता है वो चटक सकता है, इसके लिए स्पेशल कांच की एक ट्यूब बनाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं? वैद्युत विसर्जन नलिका। तो बच्चों जूलियस पलकर ने सन 1859 में 60 सेंटीमीटर लंबी वैद्युत विसर्जन नलिका ली। इसके एक सिरे पर बच्चों क्या लिया? कैथोड, और दूसरे सिरे को क्या बनाया? एनोड। और उसमें बच्चों कोई, यहाँ पर बच्चों कोई अक्रिय गैस है। क्या है? अक्रिय गैस भी है। तो ये सारे वर्ड आपको इस डेफिनेशन में कंप्लीट करने हैं। जूलियस पलकर ने सन 1859 में कांच की एक वैद्युत विसर्जन नलिका ली। कितनी बच्चों? 60 सेंटीमीटर लंबी। ठीक है, उसमें निम्न दाब पर, कितने दाब पर? निम्न दाब पर। अगर आप वैल्यू याद रखें तो ठीक, वरना प्रेशर कैसा होगा? निम्न होगा। तो निम्न दाब पर बच्चों क्या किया? कोई अक्रिय गैस भरी। उसके बाद बच्चों इसमें क्या किया कि 10,000 वोल्टेज तक या उच्च वोल्टेज प्रवाहित करने पर उन्होंने देखा कि कैथोड से कुछ किरणें निकलती हैं जो एनोड पर क्या होती हैं? एनोड की ओर चलती हैं। और ये कैसे पता चलता है? क्योंकि एनोड पर जिंक सल्फाइड का क्या किया जाता है? लेप किया जाता है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। कैसी बच्चों? हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, चमक उत्पन्न करती है, जिससे ये पता होता है, ठीक है बच्चों, क्या पता होता है कि कैथोड किरणें एनोड की ओर चलती हैं। क्लियर बच्चों यहाँ तक? अब बात करते हैं बच्चों इसके गुणों की, इसके गुणों की। तो बच्चों गुण सबसे स्पष्ट है। पहला पॉइंट नंबर 1, कहाँ चलती है बच्चों? सीधी रेखा में चलती हैं। कैसे चलती हैं बच्चों? सीधी रेखा में चलती हैं। अब ये आपको कैसे मालूम कि सीधी रेखा में चलती हैं? जनरली बच्चों जब इनके बीच में कोई सॉलिड मटेरियल्स रखा जाता है, इन किरणों के बीच में रखा जाता है, तो शैडो बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चों? शैडो बन जाती है। मतलब जो उसकी परछाई है वो बिल्कुल शैडो उसके जस्ट सामने बनती है। तो क्या होता है बच्चों? इस बात से क्या स्पष्ट होता है कि कैथोड किरणें बच्चों कहाँ चलती हैं? सीधी रेखा में चलती हैं। कहाँ चलती हैं? सीधी रेखा में चलती हैं। पॉइंट नंबर 2 बच्चों आप कह सकते हो कहाँ की तरफ चलती है? एनोड की ओर चलती है। कहाँ की ओर चलती है? एनोड की ओर चलती है। क्लियर बच्चों? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 क्या बच्चों? ये सीधी रेखा में चलती है या कहाँ की तरफ चलती है? एनोड की तरफ चलती है। ठीक है बच्चों, अब देखो मैंने क्या कहा कि ये चलती है, इनमें क्या होती है? गति होती है। क्या होती है? गति होती है। तो इसमें क्या होती है बच्चों? गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा भी होती है। देखिए मैंने पॉइंट नंबर 1 क्या बताया था? ये सीधी रेखा में चलती हैं। पॉइंट नंबर 2 ये कैथोड से एनोड की ओर चलती हैं। और पॉइंट नंबर 3 जब चलती हैं तो बच्चों इनमें क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है बच्चों? गतिज ऊर्जा होती है। अब आप देखिए बच्चों कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव। कैसा होता है? नेगेटिव। तो ये बच्चों किससे मिलकर बनी होती है? ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। पॉइंट नंबर 4 बच्चों ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। पॉइंट नंबर 5 अगर आप देखें तो बच्चों नेगेटिव कणों से मिलकर बने होगा। इसका एक और कारण है कि जब आप इसे वैद्युत क्षेत्र से गुजारते हो बच्चों, मान लीजिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है बच्चों, अगर कोई किरणें धनावेशित होती हैं, कैसी होती हैं बच्चों? धनावेशित, तो वो ऋणावेशित की ओर को मुड़ जाती हैं। कोई किरणें अगर मान लीजिए ऋणावेशित होती हैं तो धनावेशित की ओर को मुड़ जाती हैं। अगर उन पर कोई चार्ज नहीं होता तो सीधी निकल जाती है। क्लियर? तो बच्चों क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र से गुजारने पर, कहाँ से गुजारने पर? वैद्युत क्षेत्र से गुजारने पर। तो वैद्युत क्षेत्र से गुजारने पर क्या होता है बच्चों? कहाँ की तरफ मुड़ेंगी? धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है। कहाँ की ओर मुड़ जाती है? धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है। क्लियर बच्चों? जब ये धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है तो इसी कारण से किससे मिलकर बनी होती है बच्चों? नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है बच्चों? नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। ठीक है बच्चों, एक पॉइंट आप यहाँ से याद रखें, ये कोई पॉइंट तो नहीं है बच्चों। जॉर्ज थॉमसन ने इनके गुणों का जो अध्ययन किया था बच्चों, वो किया था थॉमसन ने। और जो इलेक्ट्रॉन की खोज का क्रेडिट जाता है वो जे थॉमसन को ही जाता है। किसको जाता है? जे थॉमसन को ही। लेकिन बच्चों प्रैक्टिकल किसने किया था? जूलियस पलकर ने। बच्चों इनका एक ग्रुप होता है, बहुत बड़े ग्रुप में काम करते हैं। तो बच्चों थॉमसन ने इन्हें नाम दिया था कणिकाएं। क्या नाम दिया था? कणिकाएं। इसके बाद बच्चों एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज स्टोनी। तो जॉर्ज स्टोनी ने ही इनको क्या नाम दिया था बच्चों? इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया था बच्चों? इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। तो बच्चों मेन पॉइंट यही थे कि ये सीधी रेखा में चलती हैं, ये कैथोड से एनोड की ओर चलती हैं, इनमें गतिज ऊर्जा होती है, ये ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं, वैद्युत क्षेत्र में गुजारने पर ये धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखें।
ये गैसों को आयनित कर देती हैं। क्या कर देती हैं? गैसों को आयनित कर देती हैं, गैसों का आयनन कर देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आप देखें कि ये फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं। किसको काला कर देती हैं बच्चों? फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं। और एक पॉइंट बच्चों मैंने आपको बताया था, कैसे रंग की चमक उत्पन्न करती हैं बच्चों? हरे रंग की। कैसे रंग की? हरे रंग की प्रतिनिधित्व उत्पन्न करती है। क्लियर बच्चों? और एक दो पॉइंट आप पढ़ सकते हैं, इतना ही काफ़ी है। तो चलिए बच्चों एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। इसके बारे में आपको थ्योरी थोड़ी सी लिखनी है। क्या कि सन 1859 में जूलियस पल्कर ने कांच की एक कितनी बच्चों 60 सेंटीमीटर लंबी वैद्युत विसर्जन नलिका ली, निम्न दाब पर और उच्च ताप पर। दाब कैसा बच्चों? निम्न और उच्च ताप पर। क्या किया बच्चों? इसमें अक्रिय गैस भरी। टेस्ट मतलब वैद्युत विसर्जन नलिका में अक्रिय गैस भरकर उस पर क्या किया बच्चों? उच्च वोल्टेज प्रवाहित करते हैं, जिससे कैथोड से कुछ किरणें निकलती हैं जो एनोड पर या एनोड की, ठीक है बच्चों, एनोड के सिरे पर जिंक सल्फाइड की क्या होती है बच्चों? कोटिंग होती है। जिंक सल्फाइड की लेप होता है, जिस पर क्या उत्पन्न करती हैं बच्चों? हरे रंग की प्रतिनिधित्व उत्पन्न करती हैं। इसके गुण थे बच्चों सीधी रेखा में चलती हैं। ये बच्चों गुण पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं किरणों को कैथोड किरणें कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड किरणें कहते हैं, क्योंकि कहाँ से निकली थी? कैथोड से। और इसी प्रकार से जो गुण होंगे बच्चों वो एनोड किरणों के होंगे। तो आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं बच्चों। जो हमारा पॉइंट है नेक्स्ट वो रहेगा बच्चों हमारा कि इलेक्ट्रॉन के गुण क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन के गुण। तो आप बताइएगा बच्चों इलेक्ट्रॉन के गुण कौन कौन से होते हैं? तो बच्चों इलेक्ट्रॉन के गुण की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो बच्चों यहाँ से बन के आता है वो आता है कि इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है। कैसा कण होता है बच्चों? यह एक ऋणावेशित कण होता है। और कैसा कण है बच्चों? मूलभूत कण है। कैसा कण है? मूलभूत। मतलब ये जितने भी पदार्थ होते हैं सभी पदार्थों में पाया जाता है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ बच्चों इसका कि इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है और यह सभी द्रव्यों का कैसा कण है बच्चों? मूलभूत कण है। कैसा है? मूलभूत। मतलब इस यूनिवर्स में जो भी पदार्थ हैं उन सब में इलेक्ट्रॉन का होना बच्चों कंपलसरी है। मतलब सभी पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। सभी पदार्थों में क्या पाया जाता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। पॉइंट नंबर 2 बच्चों कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश द्रव्यमान अनुपात होता है, इलेक्ट्रॉन का जो E/m मतलब आवेश, E का मतलब आवेश और इसका है बच्चों द्रव्यमान। तो आवेश द्रव्यमान अनुपात, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात जो होता है बच्चों वो होता है 1.78 इंटू 10⁻11। मात्रक देखें बच्चों आवेश का क्या होता है? कूलाम। और द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम इनवर्स। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का मान निश्चित होता है। सभी पदार्थों के लिए कितना होता है? 1.78 इंटू 10⁻11 की मात्रक क्या होगा बच्चों? कूलाम किलोग्राम इनवर्स। कूलाम किलोग्राम इनवर्स। पॉइंट नंबर 3 बच्चों आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर आप जानते हैं बच्चों आवेश का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और वो भी बच्चों कैसा होता है? ऋणावेश होता है। कैसा होता है? ऋणावेश। मतलब इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ऋणावेश होता है। और इसका प्रयोग मतलब इसकी जो बच्चों खोज की थी वो की थी मिलीकन ने। किसने की थी? मिलीकन ने अपने तेल बिंदु प्रयोग से। किससे बच्चों? तेल बूंद प्रयोग से। किससे? तेल बूंद के प्रयोग से इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकाला गया और उसका मान बच्चों कितना पाया गया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ तक क्लियर बच्चों? तो बच्चों किसी भी पदार्थ से इससे छोटा आवेश नहीं होता, इसलिए इसे इकाई ऋणावेश भी माना जाता है। क्या माना जाता है? इकाई ऋणावेश भी माना जाता है। ठीक है बच्चों। पॉइंट नंबर 4 अगर आप देखें तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो था वो निकाला गया था बच्चों E/m से। मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात कर लिया था, ये रहा। और इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है, और द्रव्यमान का अनुपात। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना बच्चों? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और E/m का मान कितना था बच्चों? 1.78 इंटू 10⁻11। तो इसका आया था बच्चों 9.1 इंटू 10⁻31
क्या बच्चों, किलोग्राम। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान था बच्चों वो कितना निकल के आया था, 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। क्लियर बच्चों यहाँ तक। दूसरा था बच्चों इलेक्ट्रॉन की जो त्रिज्या थी वो आई थी निकल के 2.8 इंटू 10⁻20 मीटर। और नेक्स्ट बच्चों लास्ट पॉइंट, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से या ई नेगेटिव से, या तो बच्चों इलेक्ट्रॉन को जनरली ई से या ई नेगेटिव से या -1 ई, और बच्चों इस पर परमाणु भार कितना होता है, 0, तो इनसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों ये थे इलेक्ट्रॉन के गुण। ऋणावेशित कण होता है, मूलभूत कण होता है, E/m का द्रव्यमान 1.78 इंटू 10⁻11 कूलाम किलोग्राम इनवर्स होता है। आवेश आप जानते ही हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैसे निकाला था वो भी। तो आई होप बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। और इसी तरह हमारा साथ देते रहें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।